Hi guys, welcome to my channel. This is Raj Nandini. I welcome you all on my channel. So from today onwards, we are going to start new topic of physical geography. गाइस हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और हम इसे पूरी कोशिश करेंगे डिटेल में पढ़ने की। आज का जो हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कोर्स का ही पार्ट है। वो आज हम पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। आज आप ऊपर में जो देख रहे हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये बेसिकली इसमें दो थ्योरीज हैं, अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज जनरली जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पे बेसिस है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्ली थ्योरी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पे बेसिस है एंड मॉडर्न थ्योरी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स पे बेसिस है। यूनिवर्स के बारे में अगर फॉर्मेशन किस तरह से कैसे हुआ तो ऑटोमेटिकली ये अर्थ के बारे में भी हम लोगों को पता चल जाएगा। ये जो कांट की जो थ्योरी है ये जनरली बहुत पुरानी थ्योरी है और ये हाइपोथेसिस के एजम्पशन पे बेस्ड है। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरियस थ्योरीज ऑफ द origin of the earth. First of all, we should know that all the concept, hypotheses and theories propounded for the origin of the solar system are also applicable to the origin of the earth. हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो उत्पत्ति हुआ, अर्थ का जो ओरिजिन हुआ, वो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट, बहुत सारे जियोग्राफर ने अपनी अपनी थ्योरीज़ को रखा है। समय के साथ साथ जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया है वैसे वैसे थ्योरीज़ आते गए हैं। उनके कॉन्सेप्ट, उनके हाइपोथेसिस, थ्योरीज़, ये सब के बारे में सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के लिए और अर्थ के उत्पत्ति के लिए भी हम लोगों को बताया गया है। ठीक है, आइए इस टॉपिक में हम जनरली 8 थ्योरीज को कवर करेंगे। फर्स्ट आता है गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, सेकेंड है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलेन, जीन एंड जेफरी टाइडल थ्योरीज, रसल बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। 6 में आता है होयल सुपरनोवा हाइपोथेसिस, 7 में आता है स्किटमिट इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस और 8 आता है, लास्ट है हमारा बिग बैंग थ्योरी। ये 8 थ्योरीज है और इसे हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आज का हमारा जो फर्स्ट थ्योरी है वो है गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। ठीक है, तो गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट में जनरली हम लोग देखते हैं, इनके इंट्रोडक्शन के पहले हम लोग बात कर लें तो इनका जो कांट है, कांट की जो फुल नेम है वो है इमैनुअल कांट। एक जर्मन फिलोसफर थे। उन्होंने अपने एक बुक में, एक टाइट बुक था जिस बुक का नाम है द एसे ऑन द वर्किंग एंड द मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ द इंटायर यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटोनियन लॉज। इस बुक में उन्होंने अपने इस गैसेस हाइपोथेसिस को उन्होंने मेंशन किया हुआ है इन 1755 में। उन्होंने बताया है कि उनका जो कांट की जो गैसेस हाइपोथेसिस है वो जनरली न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल और रोटेटरी मोशन का जो लॉ है उसी पे बेस्ड है। जनरली उसमें उन्होंने बताया है कि एजम्पशन में देखें, हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है एजम्पशन, मतलब आप कोई भी चीज़ वो मान रहे हैं होगा या नहीं होगा, ये रियलिटी है, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग एजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो ये नोट्स पूरे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन हम आपको समझा देते हैं एक छोटे से तरीके में, उसके बाद हम आपको ये नोट्स पढ़ाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से क्या आगे का हमारा ये लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एक क्लाउड ऑफ गैस है। हम अभी ये पढ़ नहीं रहे हैं, हम सीधा आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाउड ऑफ गैस प्रीमेवल एक है, क्लाउड ऑफ गैस है जो कि पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। याद रखिए ये है क्लाउड, ठीक है, इसमें पूरा क्लाउड्स बना हुआ है, ये जो कि पहले से ही एग्जिस्ट है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट में था ये पहले ठंडा था। क्या था? पहले वो कूल था। ठीक है, कूल था मतलब वो ठंडा था और मोशनलेस था। क्या था? मोशनलेस। ठीक है, ये मोशनलेस पार्टिकल है, ये पहले से ठंडा था और मोशनलेस है। फिर धीरे धीरे इसमें स्टार्ट हुआ, कॉलिजन स्टार्ट हुआ। क्या? कॉलिजन स्टार्ट हुआ। अब कॉलिजन स्टार्ट होने के बाद इसमें मूवमेंट आई। क्या आया? मूवमेंट। क्या?
मूवमेंट। मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मूवमेंट के साथ इसमें मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्ट के कारण पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट हुआ। पार्टिकल्स जैसे जैसे मूव हुआ वैसे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ। अब आप जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा तो उसमें हीट होगा, और हीट अगर होगा तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो जो ठंडा जो नेबुला था वो अब नेबुला जो ठंडा था वो अब धीरे धीरे हॉट नेबुला में कन्वर्ट हो चुका है। क्या? हॉट नेबुला में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ रहा है? और यही हॉट नेबुला धीरे धीरे वो सर्कुलर मोशन में मूव करने लगता है, और यही सर्कुलर मोशन इतना ज़्यादा वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये फैलता है, बढ़ते जाता है। और इसमें दो तरह की फोर्स एक्ट करती है। आपको पता है सर्कुलर फोर्स में जनरली, सर्कुलर मोशन में जनरली दो तरह के फोर्स एक्ट करते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ जो खींच रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बताते हैं, ये अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ से एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है। तो ये है गया सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये बाहर की तरफ लग रहा है। और एक आता है जो कि अंदर यहाँ पे लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। जब इसका रोटेशन हो रहा था बार बार जब ये इसका रोटेशन हो रहा था, तो इस रोटेशन के कारण क्या हो रहा था कि इसमें इतने ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज कर गया कि जिससे कि क्या हो रहा है कि यहाँ से 9 रिंग डिटैच हो रहा है, 9 रिंग डिटैच हो रहा है। ठीक है, कितने हुए? 5 हुए ना, 6 7 8 9, इससे 9 रिंग डिटैच हो गया, मतलब इससे अलग हो गया। और यही 9 रिंग आज के डेट में प्लैनेट बन जाते हैं, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है यही आज प्रेजेंट में इसको देखेंगे तो ये सन बन जाएंगे। क्या? ये सन बनेंगे। इसी तरह ये पूरा इनकी थ्योरी को माना गया है। अब ये कहाँ तक का सही है ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें उनकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि उनकी क्या आलोचना हुई थी, क्या उनकी खामियां थी, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन पहले हम लोग थ्योरी को समझ लेते हैं जो कि हमने इस PDF के माध्यम से डाला हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। He assumed that primordial matter was scattered in the universe। मैंने पहले ही बताया है कि ये जो माना जा रहा है कि एक प्रीमॉर्डियल मैटर, प्रीमॉर्डियल जो पहले से ही वो मैटर एग्जिस्ट है। ठीक है, वो सुपर नेचुरली क्रिएटेड। देखिए लिखा हुआ भी है कि ये यूनिवर्स में पहले से ही फैला हुआ है। दिस मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ ए स्मॉल हार्ड एंड कोल्ड पार्टिकल। ये जो मैटर है ये जनरली स्मॉल है, छोटा है, हार्ड है और ठंडा पार्टिकल है। ठीक है, दिस पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन अनदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल के एक्ट के कारण ये एक दूसरे में क्या हो रहा है, आपस में इंट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये इसके अंदर ही अंदर ये वर्क हो रहा है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे बिगेन टू कोलाइड अगेंस्ट वन अनदर। समय के साथ साथ ये दोनों ये सारे पार्टिकल्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल जनरेटेड इन, और इसके कारण क्या हो रहा है, जब आपस में कोलिजन हो रहा है इसके कारण मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट होने के साथ ही साथ वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का जनरेशन हो रहा है। और जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स का जनरेशन होगा हीट ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंक्रीज होगा। आप फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, अपने दोनों पाम को अगर आप रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट ईच अदर, अगर आप रब करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आप हीट थोड़ा महसूस करेंगे अपने पाम पर। ये जनरली ये सच है। और द टेम्परेचर ऑफ द प्रीमॉर्डियल मैटर स्टार्टेड राइजिंग, और ये क्या हो रहा है कि हीट होने के कारण वहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस कॉलिजन ऑल्सो जनरेटेड रैंडम मोशन इन द प्रीमॉर्डियल मैटर एंड द एंगुलर वेलोसिटी वाज प्रोड्यूस। और ये कॉलिजन होने के कारण क्या हो रहा है कि इसमें एक रोटेशन रैंडम मोशन क्रिएट हो रहा है, मतलब कॉलिजन हो रहा है, बहुत सारे पार्टिकल इधर से उधर भाग रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक मोशन क्रिएट हो जा रहा है उस मैटर में, और ये मोशन को जनरली एंगुलर वेलोसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ये मोशन होने के कारण। दस द ओरिजिनल कोल्ड एंड मोशनलेस क्लाउड्स ऑफ प्रीमॉर्डियल मैटर बिकम अ वास्ट हॉट नेबुला। और ये जो पहले जो कि ठंडा और मोशनलेस क्लाउड था, जो कि वो जो नेबुला था वो बहुत ही ठंडा था, वो अब इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है, वास्ट हो चुका है।
अब वो वास्ट बन चुका है, गर्म बन चुका है. इट वॉज सो वास्ट दैट इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सन इन द सेंटर टू एज फार अवे एज द ऑर्बिट ऑफ द आउटर मोस्ट प्लैनेट. और ये इतना ज़्यादा मतलब वास्ट हो गया है, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, उस सन से सेंटर से काफ़ी वो दूर चला गया है और आउटर मोस्ट उसका प्लैनेट की तरफ वो बढ़ चुका है, मतलब काफ़ी वो बड़ा हो गया है. कहने का सेंस यही है यहाँ पे. दिस राइज इन द टेम्परेचर चेंज द स्टेट ऑफ प्रीमॉर्डियल मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैस. और यही टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो पहले जो ठंडा सॉलिड मैटर था वो अब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो चुका है, गैसेस में कन्वर्ट हो चुका है. उसके जो आउटर लेयर है वो क्या हो रहा है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो चुका है. द रिपीटेड collision of the particles increased random motion and angular velocity to such an extent that the nebula started rotating at a terrific speed and the amount of centrifugal force was generated. और यही जो रिपीटेशन हो रहा है कॉलिजन का उन पार्टिकल्स के बीचों बीच जो रिपीट हो रहा है, बार बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वही रैंडम मोशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं. और इंक्रीज करने के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी वहाँ का इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. और इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी तेज़ हाई स्पीड उनमें अंदर ही अंदर स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है उन क्लाउड्स के बीच में, उन डस्ट एंड पार्टिकल्स के बीच में. और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि उसमें जनरेट हो गया है काफ़ी ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में. व्हेन अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकेम लार्जर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जितने से भी ज़्यादा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हो गया है, रिंग वाज थ्रोन अवे फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द नेबुला. नेबुला के बीच से क्या हो रहा है कि रिंग निकल रहे हैं, क्या छल्ला, जिसको क्या बोलते हैं छल्ला, वो रिंग जो कि उस नेबुला से अलग हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं. दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 9 टाइम्स एंड द 9 रिंग्स वेयर फॉर्म. ये जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाई होने के कारण क्या हो रहा है कि उससे आउटर लेयर से रिंग जो बाहर निकल रहा है, ये प्रोसेस 9 बार हुआ. कितने बार, 9 टाइम्स. और 9 रिंग्स का फॉर्मेशन हुआ. द इरेगुलरिटी ऑफ द रिंग कॉज द डेवलपमेंट ऑफ द कोर्स विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग प्लैनेट. ये जो इरेगुलर मतलब इरेगुलर तरीके से, इरेगुलर मतलब एक जैसे नहीं है, कोई बड़ा निकल रहा है कोई छोटा निकल रहा है, तो वो इरेगुलर तरीके से जो आपको रिंग बाहर निकले, इसी को जनरली हम लोग नॉट्स भी कहते हैं. वही विच लेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, जो कि आज के टाइम में वही हमारा प्लैनेट बने हैं. ठीक है. अब आता है आवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट फॉर्म फ्रॉम वन ऑफ द 9 रिंग विच गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला. अब आप जानते हैं कि हमारा अर्थ भी उसी 9 रिंग में का ही एक हिस्सा है, एक प्लैनेट है जो 9 रिंग जो कि बाहर निकला था उस नेबुला से, उसी में से एक हमारा अर्थ भी है. बाई स्मॉल स्केल ऑफ द सेम प्रोसेस द गैसेस मास ऑफ द सम ऑफ द प्लैनेट थ्रो अवे रिंग्स विच बिकेम देयर सैटेलाइट. और यही प्रोसेस जो छोटे छोटे रिपीटेशन भी थोड़े थोड़े टाइम पे जो होते रहा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बंद हो जाएगा, थोड़े थोड़े टाइम पे धीरे धीरे जो जिसका जितना लेवल था उसके अकॉर्डिंग जब वो बाहर निकला उसी प्रोसेस के, तो वही उसके सैटेलाइट्स बन गए, उस प्लैनेट के सैटेलाइट्स, क्योंकि प्लैनेट्स का भी तो मूवमेंट हो रहा था. The remaining part of the original gases mass is our present sun. जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा, जो नेबुला का जो 9 रिंग निकलने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो हमारा सन कहलाया. ठीक है, प्रेजेंट में जो कि आज हमारा सन है. दस द इंटायर सोलर सिस्टम कंप्राइजिंग द सन 9 प्लैनेट एंड द सैटेलाइट्स केम इनटू बीइंग. आज के टाइम में हमारा पूरा सोलर सिस्टम देखिए तो क्या क्या उसमें आ रहे हैं, एक सन, 9 प्लैनेट और देयर सैटेलाइट, उनकी जो सैटेलाइट्स है, ये सारे चीज़ उसी में आ रहे हैं. कांट जो थे, वो इमैनुअल कांट जो थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने इस हाइपोथेसिस जो उन्होंने परिकल्पना जिसको कह सकते हैं, कल्पना जो उन्होंने की थी. उन्होंने कहा था गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक अ वर्ल्ड ऑफ इट. उन्होंने कहा था कि मुझे मैटर दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये दुनिया कैसे बनती है. इस तरीक़ा से उन्होंने एकदम काफ़ी, कहते हैं ना कि कोई भी लोग जो होता है जो कि 100% कन्फर्मेशन के साथ कोई रिज़ल्ट है, इस तरह से उनका जो था रिज़ल्ट वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, काफ़ी एकदम श्योरिटी के साथ उन्होंने बताया था. अब देखिए, अभी हम उनके क्रिटिसिज्म की बात नहीं करते, सबसे पहले उनके मेरिट्स की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया तो वो जो कांट थे वो एक बहुत
बहुत मतलब कह सकते हैं ना कि इतने अर्थ का जो एक बेसिक नॉलेज होता है, जैसे कि घर को बनाने के लिए एक नींव का अच्छा होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसी तरह समझ लीजिए कि घर को ये एक अर्थ का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं और जिनके बारे में जो हम लोग पता कर रहे हैं, उसका एक बेसिक नॉलेज हम लोग को ज़रूर उन्होंने दे दिया था। भले वो बाद में गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो तो बाद में तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन चीज़ को सुधारे, लेकिन इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने एक बेसिक अच्छा नॉलेज दिया था। अब आइए उनके मेरिट्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो फर्स्ट थ्योरी बेस्ड ऑन ग्रेविटी एंड मोशन, सबसे पहले उनका जो थ्योरी था वो ग्रेविटी और मोशन पे था। ग्रेविटी क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन का जो है, न्यूटन का जो लॉ है वो कभी भी जनरली गलत नहीं होता है। न्यूटन का ग्रेविटी लॉ एकदम 100% सही है। तो उन्होंने कांट थ्योरी वाज द फर्स्ट थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल साइंटिफिक फैक्ट्स, एक साइंटिफिक फैक्ट पे ये बेस्ड था, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन। तो इनका जो सबसे पहला थ्योरी जो न्यूटन का जो थ्योरी है ग्रेविटेशन एंड मोशन, उसी पे बेस्ड था। दूसरा ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। कांट हाइपोथेसिस अपीयर टू बी सिंपल एंड साउंड मोर लॉजिकल। वो इतना सिंपल था कि वो डायरेक्ट हम लोग को समझ में आ जा रहा था, ठीक है। और ट्रेंड सेंटर उनका जो चलन था वो काफ़ी टाइम तक चला, फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए देखा गया। आज के टाइम में जैसे नेपलर थ्योरी ऑफ लैपलेस है, उन्होंने जो कि निहारिका जिसको थ्योरी उनको कहा गया, निहारिका सिद्धांत कहा जाता है, उन्होंने जो दिया ये इन्हीं के बेसिस थे, इन्हीं के आइडिया से लैपलेस की थ्योरी भी आई, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। लैपलेस की जब थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कहीं ना कहीं लैपलेस का जो थ्योरी है वो कांट से ही लिया गया है। कांट के ही बेसिक आइडिया पे ही उन्होंने लैपलेस की थ्योरी को बताया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिमेरिट्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि भाई आलोचना तो बहुत हुई थी इनकी। तो चलिए डिमेरिट्स के बारे में देखते हैं। Although this theory was held in the high esteem for about a half century, it has been criticized on the following ground. देखिए, अब ये थ्योरी को हाफ अ सेंचुरी मतलब आधी शताब्दी तक इसको बहुत ऊंचा सम्मान दिया गया, बहुत उच्च सम्मान दिया गया कि अरे भाई ये तो सही, एकदम सही, मतलब जो लोग भी सुनते हो कहते हैं नहीं ये थ्योरी एकदम सही है। लेकिन बाद में जैसे जैसे अदर साइंटिस्ट आए, हाफ सेंचुरी तक ही, उसके बाद उनकी जो साइंटिस्ट है वो धीरे धीरे क्या हुई, उनकी आलोचना स्टार्ट होगी। आलोचना मतलब उनकी खामियां निकालने लगे। भाई अब जो अपोजिशन पार्टी होते हैं तो क्या करते हैं, खामियां ही नहीं निकालते हैं। तो वही चीज़ है कि खामियां निकालना स्टार्ट कर दी हैं। अब देखिए उनका पहला खामियां है ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्डियल मैटर नॉट एक्सप्लेन। देखिए अभी तो हम बताते हैं, ये सब पढ़ के बताएंगे, लेकिन आपको पहले हम 2-3 चीज़ बता देते हैं कि सबसे पहले कि ये न्यू नेबुला है, ये जो क्लाउड है ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन मार्क था। ये इसका एग्जिस्ट कहाँ हुआ, कहाँ से आया, इसका क्वेश्चन मार्क था। दूसरा कि ये जो मोशन हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है, ये मोशन कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट, ये क्वेश्चन मार्क हुआ। कि मोशन में जो, क्योंकि आप तो बताए थे कि ये ठंडा है, ये मोशनलेस है, तो फिर इसमें अचानक कोलिजन कहाँ से स्टार्ट हो गया, ये जो कॉलिज़न है ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, इसके बारे में हम लोग को बताइए, ठीक है। फिर तीसरा उसमें आता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि चलिए कॉलिज़न हुआ, तो आखिर कॉलिज़न में सर्कुलर ही मोशन क्यों आया, सर्कुलर मोशन ही क्यों आया, अदर कोई मोशन क्यों नहीं आया। ऐसा तो थोड़ा नहीं कि कॉलिज़न में एकदम मतलब कॉलिज़न में सर्कुलर मोशन, ये तो कोई भाई पॉसिबल ही नहीं है। कॉलिजन हो रहा है, इधर से उधर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसमें सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। और चौथा आता है एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक न्यूटन के लॉ को फॉलो किया था। तो भाई एक फिजिक्स के रूल के हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, उस रूल को भी उसके अगर बेसिस पे देखें तो ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एक मिनट रुके बताते हैं मैं। एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से डिनोट करते हैं, क्या होता है एम ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। उसके बाद से देखा जाए तो अगर हम लोग निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी निकालना है ना, कि उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही थी,
तो अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होगा, L/m r², ये फार्मूला हुआ। तो ये तो कांस्टेंट हुआ। आप कहेंगे मैम कांस्टेंट कैसे हुआ? देखिए, कांस्टेंट होने का कारण है कि न्यूटन की लॉ पे अगर हम चले तो उनका कहना है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। मतलब वो कोई पहले से रेस्ट में है तो आप जब तक ऊपर से उस पर कोई बाहरी बल नहीं देंगे, बाहर से अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेंगे उस बॉडी पर, तब तक वो रेस्ट ही में रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। और कान की थ्योरी के हिसाब से तो आप बता रहे हैं कि वो पहले से ही क्या है, रेस्ट में है। वो पहले से ही तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है, कोई बाहर से कोई एक्ट कर नहीं रहा है, तो फिर वो उसमें मोमेंट आया कहाँ से? मोमेंट तो नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो हम देखते हैं कि ओमेगा जो होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के। मतलब कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो r² मतलब डिस्टेंस छोटा होगा। लेकिन इसमें तो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ तो साइड भी बढ़ रहा है, मतलब स्पीड भी बढ़ रहा है और साइड भी, तो गलत बात हो गया। r² है, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतनी ज़्यादा उसकी कम डिस्टेंस होगी। या तो डिस्टेंस अगर कम है तो स्पीड क्या है, ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड कम है। लेकिन यहाँ तो उस चीज़ को नहीं है। यहाँ तो सीधा लग रहा है कि साइज़ भी बढ़ रहा है और एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। ये तो गलत है। ये जो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया कि साइज़ क्या बताया उन्होंने, r² भी बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और साथ ही साथ ओमेगा भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ओमेगा भी इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ये गलत है। ये चीज़, ये क्या है, गलत है, ये सही नहीं है। तो इसी चीज़ को हम लोग अब थ्योरी में देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। सबसे पहला आया था ओरिजिन ऑफ प्रीमॉर्डियल मैटर। मैंने पहले ही बताया कि जो नेबुला है वो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। द बेसिक एजम्पशन ऑन विच कांट बेस्ड हिज हाइपोथेसिस वाज दैट देयर वाज प्रीमॉर्डियल मैटर इन द यूनिवर्स। ही हैज़ नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्रीमॉर्डियल मैटर। ये जो प्रीमॉर्डियल मैटर है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो कैसे एग्जिस्ट हुआ, उसके बारे में कांट ने नहीं बताया था। ठीक है, सबसे पहला है। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ ग्रेविटेशनल। मैंने पहले ही बोला था कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मोशन है ये कैसे हुआ। अकॉर्डिंग टू द कांट व्यू, द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द प्रीमॉर्डियल मैटर वाज ड्यू टू ग्रेविटेशन। कांट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कॉलिजन स्टार्ट हुआ था उस मैटर में, उस क्लाउड में, उस नेबुला में, प्रीमॉर्डियल मैटर में, तो उसमें क्या है कि वो ग्रेविटेशनल पुल के हुआ था, क्योंकि जानते हैं कि सब एक दूसरे से अट्रैक्ट करे। लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं। साइंटिस्ट का कहना था कि ठीक है, अगर ये फोर्स पहले तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा था तो कैसे कर रहा था, किस से कॉलिजन वर्सेस से कैसे बचा जाए। इनका भी कहना था कि कहाँ से, कहने का सही था कि अगर पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में आ गया है, वो रेस्ट में है, उस पर कोई बाहर से एक्ट लग नहीं रहा है, तो वो किस तरह से मोशन आ रहा है, उसमें मोशन आ गया है, क्योंकि पहले से तो वो मोशनलेस था। अब मोशन आया तब वो कॉलिजन स्टार्ट हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इस तरह से उनकी दूसरा थी कि भाई ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तीसरा आता है जनरेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नॉट एक्सप्लेन। अब एंगुलर मोमेंटम जो कि अभी हम निकाले थे उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए थे। कांट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंगुलर मोमेंटम वाज जनरेटेड इन द प्रीमॉर्डियल मैटर आफ्टर द कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल। मतलब पार्टिकल्स के कोलिजन के बाद कांट ने इस एंगुलर मोमेंटम जो कि कैसे जनरेट होता है इसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मैंने पहले ही बोला है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से एक बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उससे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये जब एक्सटर्नल फोर्स जब उस पर अप्लाई ही नहीं हो रहा है तो फिर एंगुलर मोमेंटम आ कैसे रहा है। ठीक है, दस इट इज़ क्लियर दैट इज सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एंगुलर मोमेंटम। तो इसलिए इतना तो जरूरी है कि एंगुलर मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए आपको बाहरी फोर्स तो देना होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल था नहीं। Kant did not mention any such force and could not explain it satisfactorily। मतलब उन्होंने इसके बारे में, इस फोर्स के बारे में कोई भी ऐसा मेंशन नहीं किया है, और इससे हम लोग को कोई सेटिस्फैक्शन का जो आंसर होता है ना वो हम लोग को नहीं मिल पाया। ठीक है, चौथा आता है अगेंस्ट द लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अगेंस्ट है, जैसे अभी बताया ना ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो उसमें भी इन्होंने बताया कि कांट जो एज्यूम किए थे रोटेशन वाज सेट अप दैट एंगुलर मोमेंटम वाज प्रोड्यूस्ड इन द नेबुला बाय द कोलिजन ऑफ इट प्लैनेट। उन्होंने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या हो रहा था, नेबुला में जो कॉलिजन हुआ उसके कारण उन पर रोटेशन हुआ, उससे कि स्पीड डिस्टेंस बढ़ा, तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, स्पीड बढ़ने के साथ ही डिस्टेंस बढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा वो बड़ा हो गया। दिस इज अगेंस्ट द वेल नोन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। लेकिन क्या था, ये गलत था, इनके उनके अगेंस्ट है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट ऐसा कहता ही नहीं है। अगर हम ऑटो एस्टिमेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम द टोटल सम ऑफ रोटेशन इन अ क्लोज सिस्टम, अगर कोई भी क्लोज सिस्टम में अगर टोटल अगर उस रोटेशन का अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो पूरा बाहर में क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, कौन वो ना ही वो बाहर जा सकता, एक बॉडी से दूसरे बॉडी वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, ना कि वो बढ़ सकता है घट सकता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे अभी बताया ना कि एल इक्वल टू, अभी एल एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट हुआ, क्योंकि उस पर तो बाहरी कोई बल लग नहीं रहा है, ना ही वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि जहाँ एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने के साथ क्या हो रहा है कि ओमेगा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्टेंस के, ठीक है, स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर से, ठीक है। यही हमारा चार इनकी क्या है आलोचना है, डिमेरिट्स है, जो कि उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। उसी को कुछ थ्योरी को लेके ये चारों जो डिमेरिट है ये लाप्लास ने कुछ इसको दूर किया है। लाप्लास ने अपने उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी कि किस तरह से लाप्लास की थ्योरी में भी ये चारों जो क्रिटिसिज्म है इसको हटाते हुए उन्होंने अपने इस थ्योरी को दिया। ये हम लोग आगे बात करेंगे। इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में लिखा है द वेरी फाउंडेशन ऑन विच कांट हाइपोथेसिस वाज प्रूव्ड अनसाउंड एंड। ये भाई सही है कि ये बेसिक है। क्या है ये, एक बेसिक कहते हैं ना, बेसिक है इनकी बेसिक थ्योरी, जो कि बाद में वो गलत प्रूफ हुआ। वो उनकी जो उनकी बातें थी, उनका जो थ्योरी था वो क्या था, वो गलत था। हाउएवर द इम्पोर्टेंस ऑफ कांट थ्योरी लाइड इन द fact that it was the first scientific attempt for the explanation of the origin of the earth। और हम कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट जर्मन फिलोसफर थे जिन्होंने अपने साइंटिफिक अटैम्प्ट से, ठीक है, जो कि ऑरिजिन ऑफ द अर्थ को एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने कम से कम एक इनका अगर बेनिफिट कहें तो कम से कम उन्होंने कोशिश तो की। हाँ भले ये गलत है मानते हैं, लेकिन अगर वो ट्राई नहीं करते तो शायद आगे चल के ऐसा नहीं, कोई ना कोई थ्योरी तो आता ही, तो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, देखेंगे। लेकिन उनका वो फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने कोशिश की, अपनी 100% देने की कोशिश की, बट बाद में वो फेल हो गया। लेकिन फाइनली उन्होंने ट्राई की। ये बेसिक है, और यही इसी के साथ आज हमारा गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट की जो ये थ्योरी है आज हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा देखेंगे, ठीक है। लैप्लास की थ्योरी को हम लोग जानेंगे, उनके फिर उनका क्या इस कांट की थ्योरी से ही आइडिया लेके उन्होंने अपना लैप्लास की थ्योरी बनाई है, तो उसके बारे में जानेंगे और हम लोग फुल डिटेल के साथ आठों थ्योरी को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।